गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी करते हैं स्टार्ट, बस कुछ और बच्चे ज्वाइन करें। मेरी वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल बताइए। और स्क्रीन विजिबल है? ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। चलिए, तो आज एक फ्रेश चैप्टर कराना है हमने। ठीक है, कॉस्टिंग में भी हमने मटेरियल कर लिया है, लेबर कर लिया है, और उसके बाद वाले चैप्टर हम धीरे धीरे करेंगे। अब मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ, और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में एक टॉपिक है बजट, उसको आज हम करेंगे। तो जैसे कि हर चैप्टर में है, स्टार्टिंग में पहले कुछ थ्योरी है वो आपको समझनी है, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद धीरे धीरे फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे। चलिए, तो चैप्टर का नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसका 8+ मार्क्स का क्वेश्चन आता है। या तो 8 मार्क्स का आएगा, या 8, 9, 10, 11 ऐसे कुछ भी नंबर आपको इसमें दे देता है। तो जो बजट है बेटा, सबसे पहले ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ बजट इज द quantitative expression of management's proposed plan of action for a specified period of time with specified objective तो सबसे पहले जो बजट है वो क्या है सर? बजट एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? ये नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है ना। जब हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, मतलब इसमें कुछ नंबर्स होंगे। नंबर्स सर, यूनिट नंबर्स जो होते हैं वो आपके यूनिट के भी हो सकते हैं, मतलब क्वांटिटी भी हो सकती है, और नंबर्स आपके रुपीस में भी हो सकते हैं, मतलब फिगर्स जो हो सकती है आपकी वो रुपीस में भी हो सकती है। तो बजट होता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इसका मतलब नंबर में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये मैनेजमेंट के प्रपोज प्लान ऑफ एक्शन को बताता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में मैनेजमेंट क्या क्या प्लान कर रहा है, मैनेजमेंट ने क्या क्या प्लान बेसिकली बनाया है, उसके बारे में बात करते हैं। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब ये मंथली बेसिस पे कह सकते हैं, या फिर मतलब क्वार्टरली बेसिस पे, या हाफ ईयरली बेसिस पे, या कह सकते हैं कि इसको पूरे साल के लिए बनाया जाता है, और उसमें कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बजट में बेसिकली होता है क्या सर? इसमें होते हैं सर बेसिकली टारगेट्स, है ना। अगर हम बजट बना रहे हैं तो मतलब उसमें कोई टारगेट सेट करते हैं कि आने वाले साल में इतनी सेल्स अचीव करने का हमारा टारगेट है। अगर सेल्स इतनी होने वाली है तो उस हिसाब से हमें इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो उस हिसाब से उतना मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अगर मटेरियल परचेज करेंगे तो उस हिसाब से इतने फंड हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती है, राइट। तो बजट में एक तरीके का टारगेट होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको मैनेजमेंट फ्यूचर में अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है। इट आल्सो इट आल्सो वर्क्स लाइक एन एड एन एड का मतलब क्या हुआ बेटा? हेल्प। एन एड और टूल टू coordinate what needs to be done, क्या किया जाना है, what needs to be done, and how to implement that plan, और उस प्लान को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में भी ये बात करता है। तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम करता है कि क्या किया जाना है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है बजट के उसको अचीव करने के लिए क्या किया जाना है, व्हाट नीड्स टू बी डन, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा वो भी इसके द्वारा बताया जाता है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ से आपको बता रहा था कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ।
क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि सर ये नंबर में एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस इन नंबर्स, ठीक है। और वो नंबर किस तरीके के हो सकते हैं? सर आपके जी बेटा कुछ कह रहे हो, मेरी वॉइस वगैरह आ रही है? एवरीवन, इज माय वॉइस क्लियर? यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। ओके। नोट, तो जब मैंने बोला बेटा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इसका ये मतलब हुआ कि इसको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। नंबर का मतलब क्या होगा सर, कि जो नंबर्स होते हैं वो क्वांटिटी भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब सर सच एज प्रोडक्शन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, और इट कैन बी लेबर आवर्स, इस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए कितने घंटे लेबर से काम करवाना पड़ेगा, कितने मशीन आवर्स लगेंगे, कितनी सेल्स क्वांटिटी होगी, या इसको हम एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ रुपीस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो नंबर क्वांटिटी का भी हो सकता है और नंबर रुपीस का भी हो सकता है। सच है सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, सच है सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी। तो ये इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। जब ये नंबर्स रुपीस में एक्सप्रेस होते हैं, जब ये नंबर एक्सप्रेस में रुपीस में एक्सप्रेस होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, नोन एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अगर बजट में जो फिगर्स हैं वो रुपीस में है तो उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाएगा, और बजट में जो नंबर्स हैं अगर वो क्वांटिटी बता रहे हैं तो उसे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बजट, कुछ बजट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसमें सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो किस में होंगे, रुपीस में होंगे। कुछ बजट ऐसे होंगे जिसमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, मतलब जिसमें रुपीस में फिगर नहीं होगी, आपको क्वांटिटी बताएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटी है वो ही मेंशन होती। और कुछ ऐसे बजट होते हैं जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों होती है, मतलब उसमें क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट इन रुपीस वो दोनों के दोनों होती, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस अ बजट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बजट जो है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल या तो दोनों इंफॉर्मेशन देगा या दोनों में से एक इंफॉर्मेशन देगा, ओके। कुछ बजट दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन देंगे और कुछ बजट दोनों में से कोई एक ही इंफॉर्मेशन देंगे। इतना लिखें, यहाँ तो कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। सर लास्ट में हिंस अ बजट, उसके बाद क्या लिखें? हेंस अ बजट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड ऑब्लिक और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर स्क्रीन ऊपर कर दीजिए जरा। राइट, यहाँ से स्टार्ट है। डन। राइट, जो बेटा कोई क्वेरी है, एनीवन? ठीक है बेटा, क्या यहाँ से आगे बढ़े? यस सर। राइट, अब यहाँ से आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। अब बजट को आप क्लासिफाई कैसे करोगे?
क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो बजट को कई तरीके से इसको बांटा जा सकता है। टाइम के आधार पे भी बांट सकते हो, नेचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के आधार पे बांट सकते हो कि जो खर्चा किया जा रहा है या जो रिसिप्ट आ रही है वो रेवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का है। फंक्शन के हिसाब से बांट सकते हो, फंक्शनल बजट, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके आधार पे भी बांटा जा सकता है। तो टाइम के बेसिस पे अगर हम बांटते हैं तो बजट दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट एक ऐसा बजट होता है जिसकी ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर होती है। अगर एक साल के लिए बनाया जाता है बजट तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म बजट। दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म बजट। सर थर्ड वाला वेरिएंट क्या लिखे? थर्ड वाला लिखा है फंक्शनल, टाइम बेसिस और नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, देन फंक्शनल बजट, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शन फिर एल फंक्शनल बजट, एंड देन द कैपेसिटी बजट, राइट। तो जब टाइम बेसिस पे आते हैं बेटा, तो टाइम बेसिस पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म बजट, दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट में जो ड्यूरेशन होती है वो एक साल के लिए होती है या उससे कम होती है। अगर आप मंथली बेसिस पे, 3 मंथ बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एक साल का बना रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म बजट बोला जाता है। दूसरा होता है आपका बेसिकली लॉन्ग टर्म क्या नाम है बजट, जिसमें क्या होगा, ड्यूरेशन आपकी एक साल से ज्यादा होती है, अबव 1 ईयर, ठीक है। नॉर्मली जब कंपनी बजट बनाती है तो शॉर्ट टर्म बजट को डिटेल में बनाती है कि लाइक पिछले एक साल में, सॉरी पिछले नहीं, अगले एक साल में क्या चीजें उन्होंने क्या टारगेट अचीव करने हैं। तो शॉर्ट टर्म बजट डिटेल में बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म बजट जो होता है सर, उसमें बेसिकली जो फिगर्स होती हैं वो डिटेल में नहीं होती। या मैं यूं बोलूं कि शॉर्ट टर्म बजट में जो जो फिगर होगी उसको अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ा होता है, स्टडी किया होता है, और जो डेटा इनके पास अवेलेबल होता है उसके आधार पर एक साल का ये कह सकते हैं कि जो डेटा है उसको मतलब बनाते हैं। तो शॉर्ट टर्म बजट में क्या अचीव किया जाना है उसको लेकर मैनेजमेंट ज्यादा बेसिकली क्लियर होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बजट का मतलब एक साल के बाद का बजट, तो उसके लिए अभी मैनेजमेंट कह सकते हैं कि मतलब कैजुअली फिगर वगैरह ले लेता है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता जितना शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, जितना ड्यूरेशन आपका बढ़ता जाएगा, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फोरकास्टिंग करने में दिक्कत आती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज क्लास के बाद आज के दिन का आपका प्लान क्या है, तो मे बी यू विल बी लाइक सर, आप डिफाइन कर पाओगे मतलब प्रॉपरली कि सर आपकी क्लास खत्म होगी मैं तो सो जाऊंगा, राइट। सम ऑफ यू विल से कि सर मेरा ऑफिस है मैं तो ऑफिस जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, या कुछ और भी प्लान हो सकता है। अगर मैं पूछूं कि कल का क्या प्लान है आपका, तो आप हो सकता है कि बता पाओगे, लेकिन उतना आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना आज के लिए बता पाओगे। ऐसी जब ड्यूरेशन बढ़ती जाती है लाइक 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक तो समहाउ यू कैन डिफाइन कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और व्हाट आप सोच रहे हैं कि क्या क्या प्लान कर सकते हैं एक एक साल के लिए। लेकिन जब एक साल से बाद का बजट हो जाता है तो उसको प्रॉपरली डिफाइन कर पाना, है ना, उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाने में दिक्कत आती है। तो शॉर्ट टर्म बजट डिटेल में बनते हैं, उसके अंदर आने वाली हर एक फिगर को जस्टिफाई किया जाता है। लॉन्ग टर्म बजट में अभी उतना डिटेल में उसको नहीं बनाया जाता। शॉर्ट टर्म बजट और जो लॉन्ग टर्म बजट होते हैं, इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए एक बजट और बनाया जाता है जिसको हम रोलिंग बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग बजट। रोलिंग बजट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने पहले एक साल का बनाया बजट, लाइक आज 1 अप्रैल 2020 है मान लीजिए, और 1 अप्रैल 2020 को आपने बजट बनाया जो 31 मार्च 2021 के लिए, 12 जो महीने हैं उसके लिए आपने बना लिया। फिर जब पहला क्वार्टर खत्म हो जाएगा, लाइक अप्रैल मई जून, है ना, अप्रैल मई जून आपके तीन तीन महीने आपके खत्म खत्म हो गए। तो अब इस बजट के 9 मंथ बाकी हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे ही एक पूरे साल का बजट आप बनाते हो और उसका एक क्वार्टर खत्म हो जाता है, तो उस बजट में
नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐड कर दिए जाते हैं। मेरा मतलब अगर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इनिशियली आपने 12 महीने का बजट बनाया, तो जैसे ही इसका 1 क्वार्टर खत्म हो जाएगा, इसी बजट को ऑटोमेटिकली और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो अब इसका ड्यूरेशन होगा अप्रैल, मई, जून, मतलब इस ईयर का 1 जुलाई से लेकर अगले साल के 30 जून तक। फिर क्या होगा सर, अगला क्वार्टर दोबारा खत्म हो जाएगा, लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब जो बजट आपने एक्सटेंड कर दिया था उसके 12 महीने में से 9 महीने फिर से बचे हैं, मतलब 3 महीने दोबारा से आपके एक्सपेंड हो गए। तो 3 महीने फिर से आपके मतलब खर्च हो गए, इसमें स्पेंड हो गए। अब आप क्या करोगे, इस बजट को फिर से क्या करोगे, 3 महीने के लिए बढ़ा दोगे। तो अब जो आपका बजट आएगा बेसिकली उसका ड्यूरेशन हो जाएगा इस साल का 1 अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट ईयर का 30 सितंबर तक, राइट। तो कुछ कंपनियां ऐसे करती हैं, वो कहती है कि भाई अगर हम बजट बना रहे हैं तो बजट को क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज करते रहेंगे। एक ईयरली बजट बनाया और वो बजट क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज होता रहेगा और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए एक्सटेंड करते रहेंगे। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रोलिंग बजट। इस बजट को बनाने का फायदा क्या रहता है कि कंपनी के जो बजट्स होते हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे रिवीजन होते रहते हैं और पीरियड ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहता है और लॉन्ग टर्म बजट शॉर्ट टर्म बजट के साथ कनेक्टेड क्या नाम है, होने लगता है। तो ये इसका फायदा होता है। तो कई कंपनियां इस सिस्टम को भी यूज करती। बताओ ये रोलिंग बजट आपको समझ में आया या नहीं आया? और Yes, एक sir. बार बोलें किस? हाँ, जिसमें क्या करते हैं हम, अ शॉर्ट टर्म बजट, अ शॉर्ट टर्म बजट इज रोल्ड ओवर अगेन एंड अगेन। एक शॉर्ट टर्म बजट को हम अगेन और अगेन रोल्ड ओवर कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जो आपको मैं थ्योरी में कह रहा था, ठीक है। जैसे मान लेंगे कि ये हमारा ईयर है, करंट ईयर 2016-17। ये 1 अप्रैल 16 को शुरू होगा और 31 मार्च 17 को खत्म होगा, ठीक है। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे कहाँ का खत्म हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, फिर ये 1 जुलाई आ जाएगी, फिर ये 1 अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है, 1/10/16, फिर 1 जनवरी आ जाएगी, 1/1/17। तो इसको क्वार्टरली क्वार्टरली मैंने 3 महीनों में क्या कर रखा है, बांट रखा है, 3-3 महीने के 4 पार्ट में बांट रखा है, ये पूरे साल का बजट। इनिशियली हमने क्या करा, 12 मंथ का एक बजट बनाया। ये ओरिजिनल 12 मंथ बजट है जो कब अनाउंस किया गया, 1 अप्रैल 16 को। इसको हमने अनाउंस किया 1/4/16 को, राइट। तो कंपनी यहाँ पर पहले इनिशियली बजट बनाएगी और जैसे ही क्वार्टरली खत्म होगा, पहला क्वार्टर खत्म होगा, यहाँ पर एक नया बजट, रिवाइज बजट अनाउंस कर दिया जाएगा। ये जो रिवाइज बजट होगा इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, देखो ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, तो अभी कितने महीने बचे हैं, 9 महीने। जैसे ही यहाँ बजट को रिवाइज करेंगे 3 महीने का ड्यूरेशन और बढ़ा दिया जाएगा ताकि फिर से ये बजट क्या हो जाए, 1 साल का हो जाए। तो इसकी ड्यूरेशन हो जाएगी 30/6/17। उसके बाद फिर अगले क्वार्टर में यहाँ फिर से बजट को रिवाइज किया जाएगा, राइट, फिर से यहाँ पे इसको रिवाइज किया जाएगा। टाइम कितना बचा है सर, ये 3 महीने, ये 3 महीने और ये 3 महीने, 9 मंथ बचे हैं। फिर इसको और 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर देंगे। ड्यूरेशन क्या हो जाएगी इसकी, दैट इज अप टू से 30/9/2017 चलता रहेगा। तो रोल्ड ओवर बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें ड्यूरेशन हमेशा 1 साल की रहती है और क्वार्टरली बेसिस पे हम उसको रिवाइज करते रहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो शॉर्ट टर्म बजट है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म बजट के साथ कंटिन्यू अटैच होने लगता है। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? हाँ सर, क्लियर। एवरी राइट, एवरीवन, बाकी लोग बेटा? हाँ सर, क्लियर है। ओके। उसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। और जैसे आपको पता है कि आपके खर्चे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू नेचर के और दूसरे होते हैं कैप नेचर के। ऐसे जो रिसिप्ट है वो भी 2 आपके टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैप रिसिप्ट। तो ऐसे बजट आपका 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका कैपिटल बजट, इसमें सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। इन्वॉल्व्स कैपिटल एक्सपेंडिचर
एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है सर, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर आप करने जा रहे हो, जो लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स आपके पास आने वाली है, उसको दिखाने के लिए हम करते हैं कैपिटल बजट। देन दूसरा होता है आपका रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू में क्या होता है सर, इसमें आपका रेवेन्यू नेचर के इनकम और खर्चे आएंगे, तो इन्वॉल्व्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें रिकरिंग नेचर के इनकम और एक्सपेंस को लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो भागों में इसको बांट देते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट में हम बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बनाते हैं। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, राइट। तो क्या होगा कि हर तरीके का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग अलग बजट बनाया जाता है। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या बनाएंगे, उसके लिए बनाएंगे सेल्स बजट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या बना देंगे, प्रोडक्शन बजट। जो परचेज डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या बना देंगे, परचेज बेसिकली बजट। तो डिपार्टमेंट वाइज बनाते हैं, कह सकते हैं कि जो फंक्शन है उसके बेस पे बनाते हैं, तो उसको फंक्शनल बजट बोला जाता है। तो बजट्स आर प्रिपेयर्ड डिपार्टमेंट वाइज, और आई शुड से अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे कर देते हैं। सच एज सर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, then we have like purchase budget, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फंक्शन के बेसिस पे इस तरीके से बांट देते हैं। उसके बाद बेटा हम अगला जो बजट बनाते हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसके बेस पे बनाते हैं। और हम ये देख के आते हैं कि अगर कैपेसिटी आने वाले साल में हम चेंज करने जा रहे हैं तो उस हिसाब से हम किस किस लेवल पे पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी क्या करती है, डिमांड को लेके फोरकास्ट करती है कि आने वाले ईयर में या तो हम 1 लाख यूनिट बेचने जा रहे हैं नॉर्मल केस में, अगर बेस्ट सिचुएशन होगी तो 1.5 लाख यूनिट भी बेची जा सकती है, और अगर नॉर्मल से खराब सिचुएशन रहती है सपोज, तो कंपनी कहती है वी आर गोइंग टू सेल 80,000 यूनिट्स। ओके, तो कंपनी श्योर नहीं है कि 80,000 की डिमांड आएगी, 1 लाख की आएगी या 1.5 लाख की आएगी। तो कंपनी उसके हिसाब से अपना जो बजट है वो बनाती है कि अगर हम 1.5 लाख क्वांटिटी बेचना चाहते हैं तो उस हिसाब से हमें क्या बजट बनाना पड़ेगा। अगर 1 लाख क्वांटिटी बेचना चाहते हैं तो उस हिसाब से हमें कौन सा बजट बनाना पड़ेगा। और अगर हम 80,000 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हमें कितना बेसिकली इनकम और एक्सपेंस हमें करने पड़ेंगे। तो कंपनी जब आने वाले पीरियड में अपनी कैपेसिटी को लेकर श्योर नहीं होती कि हम कितनी कैपेसिटी अचीव करेंगे, तो उसके लिए कंपनी क्या बनाती है, उसके लिए बनाती है कंपनी बेस्ड ऑन बजट। जो बजट है वो बनाती है बेस्ड ऑन दी कैपेसिटी। तो बजट्स आर प्रिपेयर्ड according to expected कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कितनी कैपेसिटी कंपनी यूटिलाइज करेगी आने वाले टाइम में, उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं। इसमें दो तरीके के होते हैं बजट, इसमें टाइप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स बजट। फिक्स में कंपनी बोलती है भाई चाहे हम 80,000 यूनिट बनाएं, चाहे 1 लाख बनाएं, चाहे 1.5 लाख बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक स्टैटिक बजट बना के रहेंगे। इनिशियली हम एक लेवल ले लेंगे और उसी लेवल के लिए हमारा जो बजट है वो बनाया जाएगा। बाद में जब एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे फिर देखेंगे कि हमारे जो कैपेसिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है, और फिर फिक्स बजट को उसके हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा होता है सर हमारा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल में हम पहले से ही 2 या 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं। लाइक 80,000 यूनिट बनाएंगे तो उसके लिए ये वाला बजट फॉलो करना है, अगर 1 लाख बनाएंगे तो ये वाला फॉलो करना है, 1.5 लाख बनाएंगे तो ये वाला आपको फॉलो करना है। फिक्स बजट में एक ही लेवल के लिए बजट बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल में मोर देन 2 या 2 से ज्यादा लेवल के लिए आप बजट प्रिपेयर करते हो, राइट। और वो आने वाले टाइम में आपको मालूम चलता है कि इसमें से कौन सा बजट आपको फॉलो करना है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ बजट। इसमें कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क।
सर फंक्शन बजट वाला एक बार और बोलेंगे? हाँ, फंक्शन बजट में क्या होता है, इसमें जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होगा, सिर्फ सेल्स करना। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना। फिर एक होगा परचेज डिपार्टमेंट, जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल परचेज करना। तो जब हम डिपार्टमेंट वाइज बजट बनाते हैं या फंक्शन के बेसिस पे बनाते हैं बजट, तो उसको बोला जाता है फंक्शनल बजट। तो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बना दिया सेल्स का बजट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कौन सा बना दिया, प्रोडक्शन बजट, और जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या बना दिया, परचेज बजट। तो जो जो फंक्शन हो रहे हैं, जो जो काम हो रहे हैं कंपनी के अंदर, उसके हिसाब से बजट बना देते हैं, तो उसको बोला जाता है फंक्शनल बजट। राइट? हाँ सर। जो बेटा, किसी की कोई क्वेरी है? Clear, sir. ओके, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, और हमें करना क्या क्या है सर, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस हमें ये दो पढ़ने हैं। कौन कौन से सर? एक फंक्शनल और दूसरा बेटा कैपेसिटी, है ना, यही हमने करने हैं। बाकी जो नेचर ऑफ एक्सपेंस है, इसके बेसिस पे ये नहीं है, हमारा टाइम बेसिस वगैरह का कुछ नहीं है। और नेचर ऑफ जो हमारी जो नेचर रिसीवर एक्सपेंड है, इसके बेस पे भी कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली केवल दो ही पढ़ने हैं आपको, बस जिसके ऊपर से क्वेश्चन बनता है। एक है फंक्शनल बजट, और फिर है आपका बेटा दैट इज कैपेसिटी बजट। ये दो हमने पढ़ने हैं। बाकी ये जो स्टार्टिंग के दो बताए हैं, ये बस थ्योरी के लिए है। राइट, तो ये तो समझ आ गया होगा, ये मैं समझा रहा था कि रोलिंग ओवर क्या होता है। रोल्ड ओवर वाला थ्योरी आपकी बुक में नहीं दिया है, बट पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार एमसीक्यू में एक आध बार पेपर में पूछा गया है, ऑल्दो बुक में इसकी थ्योरी डिस्कस नहीं की गई है। तो रोल्ड ओवर में शॉर्ट टर्म बजट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जिससे वो कभी खत्म ही नहीं होता। राइट, फिर ये आपको ध्यान रखना है, इन फंक्शनल बजट, budgets are prepared initially for each function separately। फंक्शनल बजट में जैसे आपको मैंने बताया कि जो बजट है वो फंक्शन के आधार पे बनाते हैं। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनेगा, सेल्स का बजट अलग बनेगा, प्रोडक्शन का अलग बनेगा, परचेज का अलग आपका बनेगा, मशीन आवर्स कितने यूटिलाइज होने हैं उसका आपका बजट अलग से बनेगा, लेबर आवर्स कितने यूटिलाइज करने हैं उसका अपने आप उसका जो है कि वो सेपरेट बनेगा। देन आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी उसका बजट आपका सेपरेटली बनेगा। तो फंक्शनल बजट में हर फंक्शन के लिए बजट इनिशियली सेपरेटली बनाया जाता है। इन फंक्शनल बजट, बजट्स आर प्रिपेयर्ड इनिशियली फॉर ईच फंक्शन सेपरेटली। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग बजट फॉर ईच फंक्शन, हर फंक्शन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाने के बाद, ठीक है, ऑल दीज फंक्शनल बजट, ऑल दीज फंक्शनल बजट, जितने भी ये फंक्शनल बजट हैं, आर इंटीग्रेटेड, इन्हें आपस में इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं, और इनको समराइज करके, आर इंटीग्रेटेड टू समराइज। अब सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स का बजट अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, परचेज का अलग है। इन सारे बजट को इनिशियली हम सेपरेटली बनाते हैं और बाद में इनको हम इंटीग्रेट करते हैं ताकि ये समराइज हो जाए, विच इज नोन एज, और फिर यहाँ से एक नया बजट आता है जिसको बोलते हैं मास्टर बजट। क्या बोलते हैं उसको? मास्टर बजट। ये ध्यान रखना है, जितने भी डिपार्टमेंट के बजट हैं, जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि मैंने बोला सेल्स बजट है, जैसे कि मैंने बोला प्रोडक्शन बजट है, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शनल वाले बजट हैं। फिर मैंने कहा सपोज परचेस का बजट है, ठीक है बेटे, परचेस का बजट है, राइट। उसके बाद फिर सपोज मान लो मशीन आर बजट है आपका, या कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है।
ये प्रोडक्शन बजट, यहाँ पर बात हो रही है केवल क्वांटिटी की, ठीक है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, मतलब यहाँ पर रुपीस में एक्सप्रेस किया जाएगा। देन उसके बाद मशीन आर यूटिलाइजेशन बजट है, कितने मशीन आर्स यूटिलाइज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग बजट बनेंगे। इन सबको समराइज करके इंटीग्रेट करके बनता है मास्टर बजट। और मास्टर बजट होता क्या है, इसमें दो चीजें बनती हैं, इसमें दो चीजें बनती हैं। एक बजटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनता है आपकी बजटेड बैलेंस शीट। दूसरी बनती है आपकी बजटेड बैलेंस शीट। तो सारे के सारे फंक्शनल बजट पहले सेपरेटली बनते हैं, और ये फंक्शनल बजट सेपरेटली बनने के बाद इन्हें इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके बनाया जाता है एक समराइज बजट, जिसको हम मास्टर बजट के नाम से जानते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका बजटेड इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम बजटेड प्रॉफिट लॉस के नाम से जानते हैं, और दूसरा क्या बनता है सर, आपका बजटेड बैलेंस शीट बनती है, राइट। अब जो ये मास्टर बजट है, इसकी थ्योरी तो फर्स्ट ग्रुप की बुक में है, बता रखा है कि क्या होता है, लेकिन मास्टर बजट पे कोई क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया नहीं, ग्रुप 1 के मॉड्यूल में नहीं दिया है। ग्रुप 2 का जो मॉड्यूल है उसमें इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दिया है। लेकिन 2016 के सिलेबस में एक बार ऐसा हुआ कि मास्टर बजट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि ग्रुप 2 की बुक में है, वो इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 2 की बुक से उठाकर ग्रुप 1 के एग्जाम में दे दिए, राइट। तो ये चैप्टर ऐसा है बजट कि जब आप इसे फिनिश करेंगे तो इसे ग्रुप 1 की बुक से भी पूरा करना है अभी के अभी, और इसको ग्रुप 2 की बुक से भी पूरा करना है, ठीक है। रीजन क्या है, एक तो जब आप बजट का चैप्टर उठाओगे ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में, तो 90% क्वेश्चन सेम है। जो क्वेश्चन ग्रुप 1 में है वो सारे क्वेश्चन ग्रुप 2 की बुक में आपको मिलेंगे। कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ग्रुप 1 में है और ग्रुप 2 की बुक में नहीं है, वो सारे। इसके अलावा ग्रुप 2 की बुक में 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट जो ग्रुप 1 में है वही आपका पूरा का पूरा आपको ग्रुप 2 में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो कह सकते हैं कि ये चैप्टर ग्रुप 2 की कॉस्टिंग में पूरा कॉपी पेस्ट है। जितना ग्रुप 1 में पढ़ोगे उतना ही ग्रुप 2 में पढ़ना है, कुछ फर्क ही नहीं है उसमें। इसलिए ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे जब, तो ग्रुप 1 के मॉड्यूल से भी क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप 2 के मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं पास एग्जाम में, वो तो हमने करनी है, लेकिन इसको साइमल्टेनियसली ग्रुप 1 से भी पूरा करना पड़ेगा और ग्रुप 2 से भी पूरा करना पड़ेगा। अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं, मास्टर बजट? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा, बाकी लोग? यस सर। राइट। तो ये भी कभी ध्यान रखना आपको कि अगर आपने सपोज एक ग्रुप दिया, सपोज मान लो कि पढ़ के दिया आपने ढंग से, है ना, कि कोई पहला ग्रुप आपने पढ़ा और आपने 60% 70% सिलेबस कर लिया, और बाय चांस 60% मतलब अराउंड 60-70% सिलेबस कवर करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद आप ग्रुप 1 के एग्जाम में जाते हो और बाय चांस वो नहीं निकला, तो अगला अटेम्प्ट कोशिश करनी चाहिए कि बोथ ग्रुप दे दो, ठीक है। वो कब, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन 60-70% कर ली थी और आपका एग्जाम नहीं निकला था। हाँ, अगर आपको मतलब फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करी, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं था चैप्टर्स वगैरह में, तो फिर अगर आपका ग्रुप रह जाता है, तो जब तक पहला ग्रुप ढंग से कंपेयर ना हो तो सेकंड के लिए जाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप 60-70% सिलेबस समझने के बाद ग्रुप 1 में जा रहे हैं, वैसे तो निकल जाना चाहिए। फिर भी मान लो कि आपके नहीं निकले, किसी भी मान लो कि वजह से कोई एक पेपर आपका टफ आ गया, आपसे नहीं हुआ नंबर, मतलब 40 मार्क्स नहीं आए, बाकी में 50+ हैं, तो रह गया आपका। तो अगर 60-70% प्रिपरेशन हो चुकी है फर्स्ट ग्रुप की और एक अटेम्प्ट आप रह चुके हो, तो सेकंड वाला आपको हमेशा अटेम्प्ट बोथ ग्रुप को आपको देना चाहिए। इसलिए आपको देना चाहिए क्योंकि बोथ ग्रुप में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो ग्रुप वन से ही सेम है, रिपीट करती है। जैसे ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजट वाला चैप्टर है, वेरिएंस वाला चैप्टर है, ये 3 चैप्टर ग्रुप 2 में आपको दोबारा आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल, है ना। तो उसमें कुछ नया नहीं है। और ग्रुप 2 का सिलेबस कम है ग्रुप 1 के, बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब मुकाबले। जब बच्चा ग्रुप 2 का सिलेबस देखता है तो ग्रुप 1 से करेंगे तो थोड़ा कम है उसमें। तो अगर एक बारी में ना निकले, लेकिन यो मतलब आपको फर्स्ट ग्रुप के सिलेबस की 60-70% नॉलेज है,
कि अच्छे से आपने किया हुआ है, तो सेकंड अटेम्प्ट में तो हमेशा बोथ ग्रुप आपको जाना चाहिए। बोथ ग्रुप जाने से फायदा होता है कि निकल भी जाता है। कभी कभार क्या होता है फर्स्ट ग्रुप में, सपोज मान लो 40 नंबर एक पेपर में लाने हैं, आप 45 इंटू 4 की एवरेज से फर्स्ट ग्रुप में 190 मार्क्स लाते हो। सेकंड ग्रुप मैंने बोला है कि आसान है, इसमें आपका सपोज मान के चलो 210 प्लस नंबर आ जाएगा, तो यहाँ आपके 400 में से 190 आए, यहाँ 400 में से आपके 210 आए। अगर आप एक ही ग्रुप दोगे तो 190 वाला फेल है वैसे तो, क्योंकि 200 नंबर होने चाहिए। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देंगे 190 प्लस 210 बाई 800, है ना, तो सर इसके तो कितने नंबर बन गए, 400 बन गए 800 में से, फिर तो ये पास हो गया। तो जो सेकंड ग्रुप है उसको मैं बोलता हूँ पुलर। पुलर इन द सेंस कि ये फर्स्ट ग्रुप को मैग्नेट की तरह पुल कर लेता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप देते रहते हैं लगातार, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, फर्स्ट ग्रुप ही नहीं निकलता। स्कोरिंग नंबर क्या आता है 190, 195, 192, 186 या 180, इसी में रहते रहते हैं। कहता है यार पहला ग्रुप ही नहीं निकल रहा, जब तक पहला ही नहीं निकलेगा तो दूसरा कैसा करूं। तो नहीं, ये गलती है आपकी। अगर आपको 2-3 बार आपने फर्स्ट ग्रुप दे दिया यार वो नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब सर एग्रीगेट की आपकी दिक्कत बन रही है। आपके सब में 40 से ऊपर आ रहे हैं लेकिन एग्रीगेट नहीं हो रहा, तब आप ग्रुप 2 यूज करो। और ग्रुप 2 पुलर है, उसमें आराम से 210, 220, 230 नंबर आराम से आते हैं। और वो क्या करेगा, इसको खींचेगा, है ना। तो ये भी गलती नहीं करनी है आपको। कई बार बच्चा बेचारा बड़ा मासूम होता है, ऑनेस्ट होता है, पढ़ता रहता है, पर फिर भी उसके नंबर ऐसे आ रहे, तो वहां दिक्कत हो जाती है। ओके, तो सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है, और ये भी पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। तो सिर्फ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और पास एग्जाम के क्वेश्चन इसके अंदर इतना भी कर लोगे तो बेटा सफिशिएंट है, आराम से निकलेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से कोई बुक ले ली, सपोज मान लो अकाउंट्स की, कॉस्टिंग की, उसको पढ़े जा रहे हैं। जब आप एक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगा दोगे तो वो दूसरे का टाइम कंज्यूम करेगा। फिर आपको लगेगा कि यार मैंने कॉस्टिंग ज्यादा पढ़ ली, अकाउंट ज्यादा पढ़ ली, लेकिन मैंने ड्यूटी को का जो सब्जेक्ट है वो मैंने रिवाइज नहीं किया, लॉ मैंने पढ़ा नहीं, तो अब पास तो सब में ही होना है। तो प्रॉपर तरीके से भी आपको देखना है कि किस पे कितना समय लगाना है। राइट, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों से साथ साथ कंपेयर करें। अब यहाँ से इसी में थ्योरी आती है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है, ठीक है बेटा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। जैसे आपको पता है कि मेरा चैप्टर करवाने का तरीका ही यही है, हम सीधे प्रैक्टिकल पार्ट पे नहीं आएंगे, बेस नहीं बनेगा, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। बजटरी कंट्रोल, जब हम बजट को कंट्रोलिंग फंक्शन की तरह यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे बजटरी कंट्रोल बोला जाता है। व्हेन बजट या बजट्स आर यूज्ड एज ए टूल to implement कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए बजट को यूज करते हैं, देन इट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। बेशक कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है, कुछ मुझे इसके बारे में मुझे आप लोग बताओगे। व्हाट इज मीन्ड बाय कंट्रोलिंग फंक्शन। आपने 12th क्लास में बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, उसमें फंक्शन पढ़े होंगे आपने मैनेजमेंट के, है ना। प्लानिंग आता है उसमें, आपका प्लानिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्शन करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेशन करना। उसमें कंट्रोलिंग का फंक्शन भी होता था। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। बताओ क्या ये क्या था, कंट्रोलिंग क्या होता है, एनीवन। कंट्रोलिंग में जो सर आउटपुट निकलता था उसमें हम प्लान आउटपुट से कंपेयर करते थे, और जो भी वेरिएशन आता था उसके लिए मेजर्स लेते थे जिससे कि हमारा आउटपुट ठीक निकले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप ये इसमें कहना चाह रहे हो कि कंट्रोलिंग फंक्शन में होता क्या था, पहले हम एक टारगेट रखते हैं, ठीक है, एक प्लान बनाते हैं कि भाई हमें चीजें ऐसे ऐसे करनी है, फिर ये इंश्योर करते हैं कि चीजें एज पर प्लान जारी है या नहीं, है ना, चीजें एज पर प्लान जारी है या नहीं जा रही। अगर प्लान में चीजें एज पर प्लान नहीं जा रही है तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें वेरिएंस क्यों आ रहा है, इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, और हम ये देखते हैं कि हमारे प्लान में और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। अगर वो वेरिएंस कंट्रोल किया जा सकता है तो हम उसे कंट्रोल करते हैं,
अगर वो वेरिएंस कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो हम अपने बजट को रिवाइज करने लगते हैं। ठीक है, तो बजट में होता क्या है, सबसे पहले आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। तो बजट है क्या, बजट भी एक तरीके का सर है, तो बेसिकली क्या सर, प्लान ही तो है। आपने बोला अगले 3 महीनों में इतनी सेल्स अचीव करेंगे, अच्छा जी, उसके लिए बना दिया आपने बजट। फिर बजट बनने के बाद आप इंश्योर करोगे डेली बेसिस पे, वीकली क्या नाम है बेसिस पे, कि चीजें एज पर प्लान जारी है या नहीं। अगर चीजें एज पर प्लान जा रही हैं तो ठीक है, अगर चीजें एज पर प्लान नहीं जा रही हैं, इसका मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस में और बजट में जो आपने आपने फिक्स किया था उसमें आपका डिफरेंस आ रहा है, तो आप फिर उससे फिक्स करने की कोशिश करोगे कि वेरिएंस ना आए। और जब ऐसा करते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं, उसी को हम कंट्रोल बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कंट्रोल बोलते हैं। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे, आपका एग्जाम का टाइम आता था, तो पेरेंट्स ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चा ज्यादा समय पढ़ाई में लगाए और बाकी जो चीजें हैं उसमें अपना टाइम वगैरह वेस्ट ना करे। तो वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने लगते हैं। पढ़ाई में कितना घंटा टाइम बच्चा लगा रहा है, कहीं टीवी तो नहीं देख रहा, कहीं दोस्तों से बात बात तो नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी हम कंट्रोल बोलते थे। तो जब बजट को हम कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसे बजटरी कंट्रोल बोला जाता है, राइट। ये तो इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिख के आनी है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। इसमें होता है क्या, अगर मैं इसके स्टेप्स के बारे में बताऊं आपको प्रॉपरली कि बजटरी कंट्रोल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें बजट बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ बजट। कैसे सर, डिपार्टमेंट वाइज, मतलब कि सर फंक्शनल बजट का यूज किया जाता है इसमें कंट्रोलिंग करने के लिए। हम डिपार्टमेंट वाइज क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। बजट अगर डिपार्टमेंट वाइज बन गया तो हर डिपार्टमेंट को एक टारगेट मिल जाता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बनाया बजट और बोला कि भाई हमें अगले 3 महीनों में जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की 50,000 यूनिट बेचनी है। फिर उस सेल डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव काम करते होंगे उनका भी एक टारगेट सेट किया जाएगा, उनको भी एक प्लान बजट बेसिकली क्या है कि मतलब बना के दिया जाएगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी हर पर्सन की रोल, हर पर्सन का ड्यूटी, हर एक पर्सन का जो टारगेट है वो डिफाइन किया जाता है। तो उसको बोलेंगे हम फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट बजट। ठीक है, उस डिपार्टमेंट का जो बजट है उस बजट के आधार पर उस डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उनके भी टारगेट दे दिए जाते हैं, उनको भी टारगेट दे दिए जाते हैं। सपोज जैसे एक कंपनी है, सपोज मान लीजिए जैसे मेरा छोटा भाई है एक, मतलब कि मतलब रियल भाई नहीं है, वैसे भाई है, मेरे मामा जी का बेटा है। ही इज अराउंड से 22 ईयर्स ओल्ड। तो वो जिस एक कंपनी में काम करता है वो कंपनी क्या करती है कि लोन वगैरह बेसिकली मतलब प्रोसेस करने का काम करती है। अब कंपनी के पास अगर लोन की एप्लीकेशन सपोज मान लीजिए एक दिन में 10 आती है, तो 10 के 10 लोन जो है बेसिकली वो प्रोसेस नहीं होते होंगे। कई लोगों को बेसिकली लोन लेने के लिए जो शर्तें पूरी करनी होती हैं वो शर्तें पूरी नहीं नहीं हो पाती, तो लोन उनको नहीं मिलता है। तो उनको रोज रोज की क्या मिलते हैं, रोज को बेसिकली मतलब टारगेट मिलते हैं कि भैया वर्क फ्रॉम होम करना है और 20 फाइल आपको डेली बेसिस पे प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो उसकी डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं सबका रोल डिफरेंट है। तो उसके बेसिस पे टारगेट दे दिया कि भाई 20 लोन 20 पहले आपको दिन की क्या करनी है आपको। फिर उस डिपार्टमेंट का जो हेड है जिसके अंदर वो काम कर रहा है उसको ये बोला है कि महीने में आपको सपोज से 50 लोन आपको अप्रूव क्या नाम है करनी है। अब 50 लोन फाइल अगर अप्रूव करनी है तो कितनी फाइल उनके पास आती होंगी, कितनी उसमें से वो एक्सेप्ट करते होंगे, कितनी उसमें से फाइलें आपकी कैंसिल वगैरह होती होंगी। तो इस तरीके से हर बंदे का डिपार्टमेंट में रूल वगैरह फिक्स फिक्स कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसका तो रोल क्या है, सेल्स टारगेट को अचीव करना। किसी डिपार्टमेंट के हेड को बोल दिया भाई अगले 3 महीनों में 10,000 क्वांटिटी बेचनी है, अब वो उसका रोल है। लेकिन 10,000 क्वांटिटी अगर बेचनी है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होंगे हर बंदे का उसके काम के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से एक रोल फिक्स कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं टारगेट वगैरह इसमें दे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो मानसी कह रही थी कि कंपेयरिंग कंपेयरिंग बजट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग बजटेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर हम कंपेयर करेंगे कि जो बजट में चीजें थी और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है
वो ठीक जा रही हैं, एक साथ जा रही हैं, या दोनों में क्या सर कोई डिफरेंस है। ठीक है, फिर हम करेंगे डिफरेंस क्यों आया, फाइंड कॉजेस बिहाइंड वेरिएंस। वेरिएंस का क्या मतलब है, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस, या बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो नहीं इक्वल होता किसके, बजटेड रिजल्ट्स के। जो आपने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा बेटा उसको वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस क्यों हो रहा है, वेरिएंस क्यों हो रहा है ये आप इसमें पता लगाते हो। फिर वेरिएंस को आप दो भागों में बांट देते हो। वेरिएंस कंट्रोलेबल है, कंट्रोल किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव की गलती है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या अनकंट्रोलेबल है, वो ऐसा वेरिएंस है जो आना ही आना है। इसका मतलब बजट हमने जो प्रिपेयर किया उसमें कोई गलती थी। कई बार ऐसा होता है, बजट में ऐसे टारगेट सेट किए जाते हैं जो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर वेरिएंस कंट्रोल किया जा सकता है तो टेक नेसेसरी एक्शन, तो नेसेसरी एक्शन लेंगे कि वो जो वेरिएंस आ रहा है वो ना आए। उस एम्प्लॉय को बोलेंगे कि भाई ठीक से काम करो, ठीक है, ठीक से काम करो, उसको गाइड किया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि काम आपको ऐसे करना है। अगर अनकंट्रोलेबल है तो रिवाइज बजट, तो बजट को रिवाइज करेंगे, उसमें टारगेट जो पहले रखा हुआ था जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको चेंज करके ऐसा टारगेट रखा जाएगा जो कि प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं। उसके बाद रिपोर्ट द वेरिएंस टू द टॉप मैनेजमेंट, फिर जो भी ये वेरिएंस थे उसको टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दें कि देखो आपने ऊपर से हमें एक बजट बना के दिया कि 10,000 यूनिट बेचनी है, लेकिन एक्चुअल में वी आर एबल टू सेल ओनली 9,000 यूनिट्स। क्यों सर, आप उसका रीजन बताओगे, वो आप क्या करोगे, उसका जो रीजन है वो बताओगे कि 1,000 का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि इसमें ये से रीजन थे जिसमें से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, और बाकी का जो 1,000 बाकी का जो डिफरेंस आया वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बाद में फिर वेरिएंस को रिपोर्ट भी करना पड़ता है, राइट। तो ये सारा काम होता है बजटरी कंट्रोल का। तो यहाँ पर बजट को हम एज ए कंट्रोलिंग फंक्शन यूज करेंगे। बताओ ये पॉइंट क्लियर है या नहीं। यस सर। थ्योरी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय बजटरी कंट्रोल और व्हाट आर द स्टेप्स इन दिस, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो बेटा यही लिख के आना है आपको। बुक में थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, ये आपको मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया है तो आपके लिए रिवाइज करना भी आसान रहेगा। सभी लोग बताएं बेटा क्लियर है या नहीं। Clear, sir. Clear, sir. Clear, sir. राइट, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसके बारे में लिख देते हैं। डेफिनेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन लिखोगे तो पहले जो मैंने ऊपर लिखाया आप पे कैजुअल सी लाइन कि बजट को जब कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसे बजटरी कंट्रोल बोला जाता है, पहले वो भी लिख देना। फिर उसके बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। द establishment of budgets related to responsibilities of executives, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं मतलब डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू दी requirement of the budget and continuous comparison of actual results and budgeted results क्यों करते हैं, either to secure objective of the budget or
टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिवीजन। बताया मैंने कि या तो हम अगर वेरिएंस कंट्रोलेबल है तो उसे कंट्रोल करेंगे, अगर वेरिएंस कंट्रोलेबल नहीं है तो सर क्या करेंगे, बजट को रिवाइज करेंगे। और टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर रिवीजन। is known as budgetary control। तो ये थोड़ा सा हमने टेक्निकल लिख दिया, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। अगर आप बजटरी कंट्रोल के डेफिनेशन में ये नहीं लिख के आते हो बेटा, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आप ये नहीं लिख के आते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना और बाकी सब कुछ लिख दिया तो सब डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन का। इंटरव्यू के लिए भी इसको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेंगे कि मतलब बजटरी कंट्रोल क्या है, वो ना सर डिपार्टमेंट वाइज बजट बनाते हैं और जो उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बजट। सिंपल सी बात है। तो ये भी इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बजट एंड कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स एंड बजटरी रिजल्ट्स, हम एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? ये इंश्योर करने के लिए कि जो बजट के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो जाएं, राइट। अगर वेरियस कंट्रोलेबल है तो वेरियस को कंट्रोल करेंगे ताकि जो बजट में प्लान है वो अचीव हो जाए, या टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिवीजन, या मैंने बताया कि बजट को रिवाइज किया जाएगा, अगली बार जब बजट बनाएंगे तो बजट के टारगेट को चेंज किया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. एवरीवन इसको लिखें और समझें। Yes. चलिए तो आगे बढ़ जाएं, अब प्रैक्टिकल पार्ट की ओर मूव करते हैं। स्टार्टिंग का बेस बता दिया आपको मैंने, ये नोट कर लिया बेटा सबने? Wait, sir. हाँ ठीक है, आराम से लिखिए इसको। Done, sir. चलिए राइट, अब यहाँ से हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट। अब हम जो फंक्शनल बजट है उसको बनाना सीखेंगे। इसमें स्टार्टिंग करेंगे पहले हम सेल्स बजट से, ठीक है बेटा। फंक्शनल बजट में सबसे पहला बजट होता है सेल्स बजट, और फंक्शनल बजट में सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा एफर्ट सेल्स बजट को बनाने में ही लगते हैं। सेल्स बजट में जो फिगर लिखी जाती है उसको बार बार जस्टिफाई किया जाता है, उसको बार बार चेक किया जाता है कि कहीं ये फिगर गलत तो नहीं है, राइट। तो सेल्स बजट को प्रिपेयर करते वक्त सबसे ज्यादा सावधानी बरती जाती है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कैसे सर? देखिए, सेल्स बजट सबसे पहला बजट है और सबसे इंपॉर्टेंट बजट है जिसके ऊपर बाकी सारे बजट डिपेंड करते हैं। अगर सेल्स बजट गलत बन जाएगा तो आगे आने वाले सारे बजट गलत बन जाएंगे। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, आप उसका आंसर भी मुझे देना, राइट। मान लो कंपनी ने सेल्स बजट बनाया और कंपनी का जो सेल्स बजट है वो ये कहता है कि आने वाले 1 साल में हम 1 लाख यूनिट बेचने जा रहे हैं, 1 लाख यूनिट बेचेंगे, ये हमारा टारगेट है। चलो जी, अब अगर मुझे 1 लाख क्वांटिटी बेचनी है और मुझे 10,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है, मैं चाहता हूं कि 1 लाख बिक जाए और 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी बच जाए, ताकि अगर कुछ वेरिएशन आती है, अगर ज्यादा डिमांड आती है तो जो मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ वहां से काम मेरा चल जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मुझे आने वाले 1 साल में
1 लाख यूनिट बेचनी है और 10,000 यूनिट मुझे क्लोजिंग स्टॉक में रखनी है। तो बताइए मुझे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए आने वाले 1 साल के लिए? 1,10,000. 1,10,000। एनीवन? क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 लाख क्वांटिटी आपको बेचनी है, 1 लाख क्वांटिटी आपको बेचनी है और 10,000 यूनिट जो है बेटा, 10,000 यूनिट जो है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक में रखनी है। तो आने वाले साल में आप 1,10,000 बनाओगे, ठीक है, ताकि 1 लाख बिके और 10,000 बच जाए। अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करता हूँ। आने वाले 1 साल में आपको 1 लाख क्वांटिटी बेचनी है, 10,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है, सॉरी 10,000 आपको क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है, 4,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अभी ऑलरेडी आपके पास 4,000 है। मुझे बताओ अब आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे आने वाले एक साल? 1,06,000. 1,06,000 कैसे आया सर? 1 लाख आपको बेचनी है, प्लस कर दिया कितना आपको रखना है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का, तो आपने बोला 1,10,000 सर। 1,10,000 बनाना पड़ेगा, लेकिन 4,000 मेरे पास पहले से ही है, 4,000 मेरे पास पहले से ही है, तो इसका मतलब सर 1,06,000 है ना? ये सब ये बोलोगे कि कल आपका हैप्पी बर्थडे है, अपने हैप्पी बर्थडे में आप 10 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, 10 लड्डू आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और 4 लड्डू आप अपने घर के लिए रखेंगे। तो मैंने कहा कितने लड्डू आपको बनाने पड़ेंगे? तो आपने कहा 14 सर, 10 + 4। पर मैंने कहा 3 लड्डू आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए हैं आपके पास ऑलरेडी, वो भी आप यूज करोगे। अब बताओ कितना बनाओगे? तो 14 - 3 वो आपका हो गया, सपोज मान लीजिए 11 हो गया, 11 हो गया। तो पहले सेल्स बजट के आधार पर आप प्रोडक्शन फिक्स करते हो। अब मान लो कि आपने ये डिसाइड किया, सुनना ध्यान से, कि 1,06,000 यूनिट का प्रोडक्शन आने वाले 1 साल में होगा। कितने का सर? 1,06,000 का। अगर 1,06,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा आने वाले 1 साल में, उसको बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, जो भी फिनिश गुड्स आप बना रहे हो, जिसकी 1,06,000 यूनिट बनाओगे, उसके लिए आप मटेरियल भी तो लाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एक फिनिश गुड्स को बनाने में, एक फिनिश गुड्स को बनाने में 2 यूनिट रॉ मटेरियल की चाहिए, 2 यूनिट रॉ मटेरियल की चाहिए होती है, और आपको क्वांटिटी कितनी बनानी है? 1,06,000। तो मुझे बताइए 1,06,000 यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट पर फिनिश गुड्स के रेट से आपको कितना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा? 2,12,000. 2,12,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? 1,06,000 क्वांटिटी आपको फिनिश गुड्स की प्रोड्यूस करनी है, और एक फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने पे 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। इस हिसाब से 1,06,000 बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा? तो 1,06,000 की 2 से इंटू कर देंगे तो 2,12,000 का लगेगा। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि आपने डिसाइड किया कि भाई जब कोई फेस्टिवल आएगा, फेस्टिवल के दिन आपको 5 किलो खीर बनानी है, 5 किलो खीर आपको बनानी है। अच्छा सर, लेकिन 1 किलो खीर बनाने के लिए, 1 किलो खीर बनाने के लिए आपका 1.5 किलो दूध लगेगा। मान लीजिए सर 1 किलो खीर के लिए आपका 1.5 किलो दूध लगेगा, क्योंकि दूध को गर्म करोगे वो क्या होगा सर? यूटिलाइज होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो 1.5 किलो वो कम होते होते सपोज मान लीजिए 1 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 किलो खीर बनाने के लिए, 1 किलो खीर बनाने के लिए 1.5 किलो दूध लगता है, तो इस हिसाब से 10 किलो खीर बनाने के लिए कितना दूध लगेगा? बताओ इसका आंसर दो। अगर 1 किलो खीर बनाने के लिए 1.5 किलो दूध लग रहा है, 1.5 किलो का मतलब 1.5 लीटर मिल्क लग रहा है, तो 10 किलो में कितना लगेगा? 15 kilo, sir. 15 लीटर, 15 किलो राइट? लीटर। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे ही मैंने यहाँ बोला कि 1,06,000 हम बनाएंगे, लेकिन एक को बनाने में 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, एक फिनिश गुड्स को बनाने में 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो 1,06,000 बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा? तो आपने 1,06,000 को 2 से इंटू किया, तो आपने बोला भाई 1,06,000 यूनिट अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए ना मुझे 2,12,000, मुझे 2,12,000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल की, 2,12,000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल की मुझे परचेज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अगर 2,12,000 क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने के लिए, और आप 20,000 यूनिट रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी रखना चाहते हो, मेरी बात का आंसर देना। 2,12,000 तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में कंज्यूम करने के लिए, और 20,000 का रॉ मटेरियल आप क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना चाहते हो।
तो मुझे बताइए आपको कितना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा? 2,12,000 कंज्यूम करने के लिए चाहिए और 20,000 क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए चाहिए। तो बताइए इस हिसाब से कितना? 2,32,000। 2,32,000 कैसे आया? भाई 2,12,000, 2,12,000 तो आप प्रोडक्शन में यूज करोगे, 20,000 आपको रखने के लिए चाहिए। जैसे मैंने कहा 15 किलो दूध आपको खीर बनाने के लिए चाहिए, जो खीर में लग जाएगा। 3 किलो दूध आप अपने फ्रिज में रखना चाहते हैं कि 3 किलो फ्रिज में भी पड़ा रहे, कभी मेहमान आ जाएंगे चाय वाय मांगेंगे उसके लिए, मान लीजिए। तो 15 किलो दूध चाहिए आपको खीर के लिए और 3 किलो आप फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो कितना दूध परचेज करना पड़ेगा? आपने बोला 18 किलो सर। ऐसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि 2,12,000 तो प्रोडक्शन में लग जाएगा मटेरियल, और 20,000 मटेरियल आप क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं, तो कितना परचेज करोगे? तो 2,12,000 प्लस 20,000, तो आपने बोला सर 2,32,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल हमें पूरे साल के लिए परचेज करना पड़ेगा। ओके जी। अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास 50,000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल की ऑलरेडी पड़ी हुई है, 2,32,000 आपकी टोटल रिक्वायरमेंट थी, 50,000 आपके पास पहले से पड़ा हुआ है जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो 232 में से क्या करोगे बताओ? 50,000 को प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। माइनस कर देंगे। 2,32,000 में से 50,000 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 182। 182 इतना परचेज करना पड़ेगा। बोलो है ना? तो सेल्स के आधार पे प्रोडक्शन फिक्स होता है, प्रोडक्शन के आधार पे रॉ मटेरियल का कंजप्शन फिक्स होता है, रॉ मटेरियल की परचेज फिक्स होती है। अब अगर हमने सेल्स बजट ही गलत कर दिया, अगर बेटा हमने जो सेल्स बजट है वो ही गलत कर दिया, तो क्या होगा? सेल्स बजट के गलत होने से, सेल्स बजट के गलत होने से क्या होगा बताओ? प्रोडक्शन बजट भी आपका गलत हो जाएगा, है ना? प्रोडक्शन भी आपका गलत हो जाएगा बेटा, और प्रोडक्शन के गलत होने से फिर क्या होगा? आपका जो परचेज बजट है वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो ये सारे के सारे बजट हैं ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। इसलिए सेल्स वाले पे ज्यादा समय लगाया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि ये अगर एक्यूरेट होगा तभी इसके आगे आने वाले बजट एक्यूरेट हो। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। बाकी लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा इसकी थ्योरी लिखते हैं इसमें है क्या, और फिर इसका फॉर्मेट देखेंगे किस तरीके से इसको बनाते हैं। लिखते हैं इसके बारे में बेटा कि जो सेल्स बजट है वो सबसे ज्यादा बेसिक बजट है। इट इज मोस्ट बेसिक बजट and first step for preparing all other functional budget, all other functional budgets. It prepares a foundation for all other functional budget which are based on it, which are based on sales budget. बाकी जितने भी बेटा बजट है ये उसके लिए फाउंडेशन देने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। Each and every figure या each figure को लिख देते हैं सिंपल, each figure appearing in sales budget is checked again and again with by keeping high level of certainty. कोशिश करते हैं कि भाई हमारा सेल्स बजट नियर एक्यूरेट होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी, क्योंकि सर अगर ये गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? बाकी के सारे आपके बजट गलत हो जाएंगे, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। इफ सेल्स बजट goes wrong, then all other
budgets, all other budgets will be wrong as well, will be wrong as well. मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, यस सर। अच्छा, थोड़ा बारिश की वजह से नेट की दिक्कत हो रही है बेटा। तो क्या बता रहा था मैं इसमें, इट प्रिपेयर्स अ फाउंडेशन फॉर ऑल। हाँ ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जो भी फिगर इसमें आएगी इसको बार बार हम चेक करते हैं बाय कीपिंग हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी। अगर सेल्स बजट आपका गलत हो गया तो बाकी के सारे बजट आपकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ से पढ़ देता हूँ। ईच फिगर अपीयरिंग इन सेल्स बजट इज चेक्ड अगेन एंड अगेन, इसको बार बार चेक करते हैं बाय कीपिंग हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी। हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो सेल्स बजट में आपकी जो फिगर आ रही है वो फिगर आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल्स बजट ही गलत हो गया, इफ सेल्स बजट गोज रॉन्ग, अगर सेल बजट गलत हो गया बेटा तो क्या होगा, आगे जितने भी बजट बनेंगे चाहे प्रोडक्शन के चाहे परचेज के, वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। इसलिए जो ये बजट है बेटा, इसको ठीक तरीके से बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर ये गलत तो आगे आने वाला सब कुछ गलत। बताना बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. एवरीवन? यस सर। Yes, sir. इसका फॉर्मेट क्या होता है देखो, उससे पहले थोड़ा सा और। सेल्स बजट टेल्स expected quantity and sales revenue for the budget period। सेल्स बजट ये बताता है कि आने वाले पीरियड में कितनी क्वांटिटी आप बेचने वाले हो और उस क्वांटिटी से कितना आपका रेवेन्यू आने वाला है। इसका फॉर्मेट क्या है, सेल्स बजट फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड होगा वो यहाँ लिख देंगे, 3 महीने का, मंथली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पे या पूरे साल के लिए आप इसको बनाओगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लिखोगे कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट टाइप कौन कौन सा है, मान लो ए बी, क्वांटिटी कितनी इसकी बेचने वाले हो वो यहाँ पे लिखोगे, सेलिंग प्राइस लिखोगे पर यूनिट कितना कितना है। ठीक है, और फिर उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी कितनी होगी और यहाँ पे आप डाल देते हो। ये करने के बाद इसको हम जोड़ देते हैं और ये आता है हमारा टोटल सेल्स रेवेन्यू। जैसे कंपनी 2 तरीके के बना रही है प्रोडक्ट, ए और बी, तो ए और बी की कितनी कितनी क्वांटिटी बेचेगी, किस किस सेलिंग प्राइस पे बेचेगी। थर्ड वाला कॉलम पे क्या लिखे? थर्ड वाले कॉलम पे बेटा टोटल अमाउंट आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर ये ए है, नहीं, उससे पहले वाला। हाँ ये है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, SP/यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और ये A इंटू बी होगा यहाँ। ठीक है, नॉर्मली जो सेल्स बजट है बेटा ये पेपर में बनाने को नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता ये, क्योंकि इसके बेसिस पर बाकी बजट बनाए जाते हैं। तो सेल्स बजट आपको क्वेश्चन में दिया होता है और सेल्स बजट में जो डेटा होगा उस डेटा को यूटिलाइज करके, उस डेटा को यूज करके फिर आप क्या करते हो, जो प्रोडक्शन बजट है वो आप बनाते हो। ठीक है, सेल बजट नॉर्मली बनाने को नहीं आता है, ऑल्दो एग्जाम में शायद कभी 8-10 साल पहले कोई क्वेश्चन इसका आया होगा, तो देखेंगे जब हम पास एग्जाम वाले क्वेश्चन इसमें करेंगे। और मॉड्यूल में तो जो सेल्स बजट है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं आपका, रीजन मैंने बताया क्योंकि इसके बेसिस पर बाकी बजट बेस होते हैं, इसके बेसिस पर बाकी बजट बेस होते हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया होता है और इसके बेसिस पे आके आपको प्रोडक्शन या परचेज
बाकी आपको बनाने हैं। इसे करना है बेटा आपको फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे।